हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था। इसके ऑलमोस्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में बेसिकली हम दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टॉपिक्स की बात करें तो हम देखेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टास्क शेड्यूलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में डिपेंडेंट टास्क क्या होती है, पहले इसे पढ़ेंगे। फिर इंडिपेंडेंट टास्क क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड डिपेंडेंट के लिए हम किस टाइप के शेड्यूलिंग का यूज करेंगे एंड डिपेंडेंट के लिए हम किस टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का हम यूज करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके बाद हम एक डिफरेंस देखेंगे किसके बीच में, स्टैटिक एंड डायनेमिक शेड्यूलिंग के बारे में। क्योंकि इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि भाई स्टैटिक एंड डायनेमिक शेड्यूलिंग क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिकली वहां पर मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन यहाँ पर हम पूरे कंप्लीटली डिफरेंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कि आपके दो ही टॉपिक्स बचे हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका ये इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट टास्क शेड्यूलिंग के बारे में, और एक बचा हुआ आपका डायनेमिक एंड स्टैटिक शेड्यूलिंग के बारे में। इससे बचे हुए जितने वाले टॉपिक्स हैं हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो इसके बाद आपका क्लाउड का चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके क्लाउड के सारे चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपके इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। चलिए भाई इसे भी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भाई शेड्यूलिंग तो आपको पता होगा, शेड्यूलिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो टास्क ना, बेसिकली टास्क मैंने आपको बताया, टास्क का मतलब क्या होता है, सिंपल एक प्रोसेस। यदि हम प्रोसेस की बात करते हैं ना, प्रोसेस बेसिकली कह सकते हैं या फिर आप टास्क कह सकते हैं। टास्क की क्या होंगे, बेसिकली दो कैटेगरी होंगी। दो कैटेगरी होंगी, एक तो होंगे डिपेंडेंट टास्क, एक होंगी आपकी इंडिपेंडेंट टास्क। देखिए इंडिपेंडेंट यानी कि वे टास्क जो किसी दूसरी टास्क के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड नहीं करेंगे, उस टास्क को आप क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट टास्क कहेंगे। समझ में आया भाई? इंडिपेंडेंट टास्क, इंडिपेंडेंट यानी कि वो किसी के ऊपर भी क्या है, डिपेंड नहीं करेगी, तो इस टाइप की टास्क को आप क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट टास्क कहेंगे। वो टास्क जो किसी दूसरी टास्क के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट टास्क। जैसे समझिए आपके पास दो प्रोसेस हैं, P1 एंड P2। P1 है और P2 है। P1 P2 क्या है, अपने दोनों ही क्या है, सेपरेट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये क्या है, दोनों ही सेपरेट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ना तो P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, ना P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए ना तो P2 को यूज करना है, और ना ही P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए P1 किसी रिसोर्स को मतलब यूज करना है। तो ये क्या है, दोनों ही क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये दोनों अपनी टास्क को क्या है, साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, वहां पर रन कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों प्रोसेस कैसे रन हो रहे हैं, एज अ पैरेलल, कैसे, एज अ पैरेलल रन हो रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं डिपेंडेंट की। मान लीजिए कोई P1 है, कोई P1 टास्क है, एंड दूसरी क्या आपके पास P2 टास्क है। तो जो P1 टास्क है ये एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन P2 टास्क जब भी एग्जीक्यूट होगी, जब क्या हो जाएगी, P1 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं जो P2 है ना, जो P2 है ये पूरा क्या डिपेंडेंट है किसके ऊपर, P1 के ऊपर। यानी कि जब तक P1 अपनी टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेगा, जब ये कंप्लीट करेगा, जो इसका आउटपुट होगा, जो इसका आउटपुट होगा, इनपुट होगा किसके लिए, P2 के लिए। यानी कि P2 अपनी एग्जीक्यूशन को तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक P1 अपनी टास्क को क्या ना कर ले, कंप्लीटली यहां पर एग्जीक्यूट ना कर ले। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, P1 एंड P2 दोनों क्या है, पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं। पैरेलल क्यों एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि P1 और P2 दोनों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यानी कि इन्हें अपनी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। तो इस टाइप की शेड्यूलिंग को आप क्या कहेंगे, एक्चुअल में अभी मैं आपको शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप टास्क समझ लीजिए पहले। टास्क दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करी हमने, एक डिपेंडेंट, एक आपका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ठीक है, एक है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट जो किसी भी दूसरी टास्क के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंडेंट जो किसी दूसरी टास्क के ऊपर क्या करेगा, एक्चुअल में डिपेंड करेगा। चलिए यही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और इन्हें किसी भी क्रम के अंदर क्या है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट में क्या है, ये जो आपके टास्क होंगे वो किसी भी टास्क पे क्या होंगे, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे। जैसे आपके पास टास्क दे रखी है, P1 है, P2 है एंड P3 है। तो ये सभी क्या है, ये सभी टास्क क्या है, एक्चुअल में पैरेलली क्या हो रही है, ये आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। क्या हो रही है, ये
एग्जीक्यूट हो रही है पैरेलली, यानी कि ना तो P1 का आउटपुट P2 के लिए यूज होगा, ना ही P2 का आउटपुट P3 के लिए यहाँ पर यूज होगा, यानी कि तीनों ही क्या है, ये तीनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इस टाइप को आप टास्क को क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट टास्क कहेंगे, जहां पर कोई भी एक टास्क किसी दूसरे टास्क के ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं करती हो, तो इसको आप क्या कहेंगे एक्चुअल में, इंडिपेंडेंट टास्क कहेंगे। डिपेंडेंट टास्क वे टास्क होते हैं जिसमें एक टास्क का आउटपुट दूसरी टास्क के लिए क्या एज अ इनपुट का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं एक्चुअल में, डिपेंडेंट टास्क। यानी कि अगर एक डिफरेंस आपको ये याद रखना है कि एक्चुअल में इंडिपेंडेंट में जितने भी आपके टास्क होंगी वो सभी क्या होंगी, पैरेलली एग्जीक्यूट होंगी, सभी क्या होंगी, पैरेलली एग्जीक्यूट होंगी, सभी क्या होगी, एक साथ वहां पर एग्जीक्यूट हो सकती है। लेकिन यदि हम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो डिपेंडेंट में आपकी जितनी भी टास्क होंगी वो सभी क्या होंगी, एक सीक्वेंस में क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगे। यानी कि पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, P1 को जो आउटपुट आएगा वो P2 यूज करेगा, अब जो P2 का आउटपुट आएगा वो P3 पे क्या करेगा, उसको यूज करेगा। यानी कि ये सभी क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। P1 है, ये P2 है और ये क्या है एक्चुअल में P3 है। तो जब P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा इसका आउटपुट ये यूज करेगा, एंड इसी तरीके से जब P2 आपका कंप्लीट हो जाएगा तो जिसका आउटपुट होगा उसको कौन यूज करेगा, P3 यूज करेगा। तो इस टाइप की टास्क को आप क्या कहेंगे, डिपेंडेंट टास्क कहेंगे। कब कहेंगे, जब आपका एक टास्क अगले वाली टास्क जो है, यानी कि पहले जो P2 है, P2 तब तक अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक क्या ना मिल जाए उसे P1 का आउटपुट नहीं मिल जाए। जब P1 का आउटपुट से एक्सेप्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, तभी क्या करेगा, वो अपनी टास्क को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टास्क के बारे में, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए बात करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टास्क के लिए किस टाइप के एल्गोरिथम्स का यूज किया जाता है। तो बात करते हैं इंडिपेंडेंट टास्क के लिए। तो इंडिपेंडेंट टास्क फिर से आपको समझ में आ गया होगा, जो टास्क किसी दूसरी टास्क के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि एक दूसरे क्या होंगी, वो इंडिपेंडेंट होंगी। अगर इंडिपेंडेंट होंगी तो जितनी भी टास्क होंगी सभी क्या होंगी, आपके एक पैरेलल में क्या होंगी, वो एग्जीक्यूट होंगी। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भाई एक्चुअल में किस किस टाइप के एल्गोरिथम यानी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का हम यूज कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट टास्क के लिए शेड्यूलिंग की बात करें तो कितने टाइप्स की होंगी, तो यहाँ पर कुछ मैंने बेसिक टाइप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये सारी चीजें मैं आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर बिल्कुल डिटेल में समझा चुका हूं, फिर भी एक बार यहां पर मैं आपको फिर से ओवरव्यू देता हूं। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि भैया जो प्रोसेस पहले आ जाएगा, जो प्रोसेस पहले आ जाएगा, रिसोर्स पहले हम उसे एलोकेट कर देंगे। यानी कि हम डिपेंड नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास P1 है, P2 है, P3 है एंड P4 है। इन चारों प्रोसेस में से, इन चारों प्रोसेस में जो प्रोसेस सबसे पहले आ जाएगा, चार प्रोसेस हैं आपके पास, P1, P2, P3 एंड P4। इन चारों प्रोसेस में से जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा, जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा, अब ऐसा नहीं है कि भाई जब पहले P1 एग्जीक्यूट होगा उसके बाद P2 एग्जीक्यूट होगा उसके बाद P3 होगा उसके बाद P4 होगा, नहीं, जो सबसे पहले आ जाए। सपोज कीजिए पहले P3 आ गया, P3 आ गया तो P3 अपने टास्क को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद क्या आया, P2 आया तो P2 एग्जीक्यूट करेगा, एंड इसके बाद P4 आया तो क्या करेगा, P4 यहाँ पर अपने टास्क को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि जो सबसे पहले आएगा, रिसोर्स सबसे पहले हम उसको एलोकेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया, ऐसा तो है आपको मैंने यहाँ तो ये तो नहीं बताया कि भाई P2 यदि एग्जीक्यूट हो रहा है तो जब तक P2 अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट नहीं कर लेगा, यानी कंप्लीट अपनी नहीं कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, जस्ट P3 एग्जीक्यूट होगा, नहीं। अगर P2 के बाद P1 पहले आ जाता है तो P1 एग्जीक्यूट होगा, अगर P4 आता है तो P4 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सारी टास्क एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब ये जो पहले आ जाएगा वो पहले उसका यूज कर लेगा। नेक्स्ट, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। अब राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में भी ऐसे होता है कि जितने भी आपके पास प्रोसेस होंगे, जितने भी आपके पास प्रोसेस होंगे सभी को क्या है, एक टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि हमें नहीं मतलब कि किसी भी प्रोसेस या फिर यूजर की जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगेगा, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। हम क्या करेंगे, टाइम क्वांटम में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि भैया जितने भी आपके पास प्रोसेस है ना, सभी के सभी प्रोसेस इतने टाइम क्वांटम की, इतने टाइम क्वांटम तक ही क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में क्लाउड की सर्विस को यूज कर सकते हैं। जैसे ये टाइम आउट हो जाएगा तो रिसोर्स क्या है, किसी दूसरे प्रोसेस को क्या है वहां पर एलोकेट कर दी जाएंगी। तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, राउंड रोबिन कहेंगे। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, जितने भी आपके पास प्रोसेस हैं, जितने भी आपके पास प्रोसेस यानी जितने भी यूजर की रिक्वेस्ट आई हुई हैं, उन यूजर की रिक्वेस्ट में से सबसे कम टाइम जो लेगा अपनी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, सबसे पहले हम रिसोर्स उसे एलोकेट कराएंगे। यानी कि सपोज कीजिए आपके पास 10 यूजर ने रिक्वेस्ट करी, यूजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यूजर ने आपके पास रिक्वेस्ट करी। आप इन 10 में से चेक करेंगे ऐसा कौन सा यूजर है
जो अपनी टास्क को सबसे पहले एग्जीक्यूट कर सकता है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे एंड क्या करेंगे, उसको आप क्राउड की सर्विस वो एलोकेट कर देंगे। अब जैसे ही वो अपनी टास्क को खत्म कर लेगा, इसके बाद आप नेक्स्ट मिनिमम को चेक करेंगे। क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम को चेक करेंगे, उसको सर्विस दे देंगे। इस तरीके से यहां पर हम टास्क को अपनी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद मिन मिन या फिर मैक्स मिन। मिन मिन मतलब मिनिमम मिनिमम, सबसे पहले आप मिनिमम, सबसे पहला मिनिमम उसको दे देंगे, फिर दूसरे मिनिमम को, फिर तीसरे मिनिमम को, फिर चौथे मिनिमम को। इस तरीके से आप रिसोर्स एलोकेट करेंगे। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, सबसे पहले मैक्सिमम को दे दो, फिर उससे कम जो है उसे दे दो, फिर उससे भी जो कम है उसे दे दो, फिर उससे भी जो कम है उसको आप रिसोर्स क्या कर दो, वहां पर आप एलोकेट कर दो। ठीक है, अब इन्हीं एल्गोरिथम्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हैं, सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसे काम करेगा। सबसे पहले आए हुए टास्क को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो टास्क सबसे पहले आ गया भैया, सबसे पहले उसे एग्जीक्यूट कर दो। हमें नहीं मतलब कि इस टास्क को एग्जीक्यूट होने में कम समय लगेगा या फिर ज्यादा समय लगेगा। नहीं भैया, अगर आ गया तो भाई पहले इसकी टास्क को क्या कर दो, यहां पर कंप्लीट कर दो ना। आपने देखा होगा कि भाई जब आपके असाइनमेंट चेक होते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, जब आपके असाइनमेंट चेक होते हैं ना, तो भाई वीकली आपको असाइनमेंट मिलते होंगे, यानी कि सप्ताह में आपको 1 या 2 असाइनमेंट मिलता होगा। तो आपने तो भाई पहले वाले अपने सारे के सारे असाइनमेंट क्या कर रखे हैं, चेक कर रखे हैं। बस जो आपको इस हफ्ते मिला था, यानी कि इस हफ्ते जो आपको असाइनमेंट मिला था, आपके उस पर साइन नहीं हुए। ठीक है, लेकिन जो आपका दोस्त है वो ज्यादा सुस्त है, उसने 2 महीने से अपने किसी असाइनमेंट को चेक ही नहीं करवाया। लेकिन जब असाइनमेंट चेक हो रहे थे ना, तो पहले आपका दोस्त कॉपी लेके भेजा सर के पास, सबसे पहले आपका दोस्त मुझे कॉपी लेके, उसके बाद आप आए। सबसे पहले कौन आया, आपका दोस्त। तो पहले आपके दोस्त के जितने असाइनमेंट है, यानी कि 2 महीने जितने पेंडिंग पड़े हुए हैं, सबसे पहले भैया सारे उसके चेक होंगे एंड उसके बाद आपके चेक होंगे। तो क्योंकि सबसे पहले कौन आया, आप आया, फिर आपका दोस्त। आप कहेंगे सर मेरा दोस्त तो मेरे से आ गया था, तो भैया सबसे पहले उसी को एलोकेट कर जाएंगे। सर जी पहले क्या करेंगे, उसी स्टूडेंट की कॉपी को सबसे पहले चेक करेंगे, सारे असाइनमेंट पहले उसके चेक करेंगे, चाहे उसके अंदर 10 पेजेस हो, चाहे उसके अंदर 50 पेजेस हो, सबसे पहले सर आप उसकी कॉपी चेक करें। क्यों, क्योंकि कॉपी सबसे पहले लेके वही पूछा है। इसके बाद आपका नंबर है एंड आपके बाद आपको कोई दूसरा फ्रेंड होगा एंड देन क्या होगा, उसका नंबर आएगा। एडवांटेज क्या होगा कि ये इजी है और क्या है, इसको इंप्लीमेंट करना भी क्या है, काफी ज्यादा आसान है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, वही जो मैंने आपको बताया कि भाई यदि किसी टास्क का क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम काफी ज्यादा है, तो भैया बाकी जितने भी प्रोसेस है ना, उन्हें वेट करना पड़ेगा। यानी कि आपको पता था कि मेरी कॉपी पे सर को केवल एक टिक करना है और मेरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको यह भी पता है कि जो आपका दोस्त है उसके पे कम से कम भैया 30-40 पेजेस सब पे क्या होगा, साइन होंगे। तो आपको कौन सा पता था, आपने तो एक बार, सर ने एक बार कॉपी ले ली, सर को क्या पता कि भाई इसने असाइनमेंट एक भी नहीं बनाया, तो देख भैया कॉपी आ गई इसकी। अब ये कहेंगे सर एक कॉपी पे साइन सिग्नेचर करने के बाद जा भाई वहीं जाके बैठ जाओ, ऐसे को कहते हैं ना। सर के पास जब कॉपी पहुंच गई तो हाँ थोड़ा सा तो डांटेंगे है भाई कि तुम अपना टाइम काम पे क्यों नहीं पूरा करते हो, ये वो तो चलता रहता है। लेकिन उसके बाद सर क्या करेंगे, जितने भी सारी चीज होंगे सबको चेक करेंगे। अब टाइम किसका कम था, आपका, इस बात से मतलब नहीं है सर को। सर ने देखा है कॉपी उसके पास सबसे पहले ये लेके आया, तो भैया सबसे पहले कॉपी इसकी चेक होगी। यानी कि यदि किसी टास्क का क्या है, टाइम ज्यादा है, ठीक है, यदि टास्क का क्या एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा है, तो जितने भी उसके बाकी टास्क होंगे, चाहे उनका एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो, कम हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उनको वेट करना पड़ेगा। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। राउंड रोबिन मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके पास टास्क होंगी, आप क्या करेंगे, सभी टास्क को क्या कर देंगे, एक टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि आपके पास सपोज कीजिए T1, T2 एंड T3, आपके पास कितने टास्क दे रखे हैं, सपोज कीजिए 3 टास्क दे रखी है एंड T1 को एग्जीक्यूट होने के लिए 10 मिली सेकेंड्स का टाइम चाहिए एंड इसको 20 मिली सेकेंड्स का टाइम चाहिए एंड इसको 5 मिली सेकेंड्स का क्या चाहिए, एक्चुअल में टाइम चाहिए अपने टास्क को कंप्लीट होने के लिए। तो राउंड रोबिन में क्या कर देते हैं, हम क्या करते हैं, एक टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। यानी कि मैंने डिफाइन कर दिया कि एक्चुअल में टाइम क्वांटम की वैल्यू कितनी है, 5 मिली सेकेंड्स। यानी कि जो आपका T1 है ना, कितने देर तक एग्जीक्यूट होगा, केवल 5 मिली सेकेंड से, कितने तक, 5 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से ये भी कितने टाइम होगा, 5 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा। बचा कितना है इसका, 15 मिली सेकेंड्स। इसका ऐसे कितना बचेगा यहाँ पर, 5 मिली सेकेंड एंड इसके बाद फिर से ये 5 मिली सेकेंड्स। अब इसका टाइम है कितना, 5 मिली सेकेंड्स। ये तो कंप्लीट क्या हो गया, एग्जीक्यूट 0 हो गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट किसका टर्न आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट टर्न किसका आएगा, सबसे पहले किसे स्टार्ट किया था,
T1 को ना, तो अब T1 फिर से एग्जीक्यूट होगा कितने तक, 5 मिली सेकेंड तक। एंड इसके बाद ये भी कितना होगा, 5 मिली सेकेंड तक। एंड ये तो जीरो हो ही गया। अब देखिए ये भी क्या होगा, जीरो हो गया। एंड नेक्स्ट बचा आपका ये कितना बचा आपके पास, 10 मिली सेकेंड। अब आपका ये फिर से 5 एंड फिर से क्या होगा 5, इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हम एक्चुअल में यहाँ पर क्या इसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि आपके पास जितने भी टास्क होंगे वो सभी टास्क होंगे एक्चुअल में वहां पर साइमल्टेनियसली क्या होते रहेंगे, रन होते रहेंगे। लेकिन क्या है, एक के बाद एक आपने फिक्स कर दिया कि भाई एक टास्क इतने टाइम तक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगी। जैसे उसका टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको एलोकेट कर देंगे, एंड कर देंगे, फिर हम इसको एलोकेट कर देंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसमें फेयर शेड्यूलिंग एंड लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग यहाँ पर लोड को कर सकते हैं, चलो बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि क्या है हम यहाँ पर टास्क को सभी के पास कर रहे हैं, असाइन करें, सभी को हमने फिक्स कर दिया कि भाई इतने टाइम तक अपने सिस्टम को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड ओवरहेड हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, जैसे हम एक टास्क 5 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुई, इसके बाद किस पर आ गए, 2 पर आ गए। एक्चुअल में जो इसका टाइम है, अब 10 में से 10 मिली सेकेंड का टाइम है, 5 मिली सेकेंड क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया, बचा कितना 5 मिली सेकेंड। तो इसे क्या है, हम इसको स्टोर करके रखेंगे, हम इसको स्टोर करके रखेंगे कहां पर, पीसीबी। कहां पर, पीसीबी, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक्चुअल में अब जो आपका टास्क 1 है, एक्चुअल में कितना कितना टाइम है इसका, 10 मिली सेकेंड, लेकिन एग्जीक्यूट कितना हो चुका है, 5 मिली सेकेंड, बचा कितना 5 मिली सेकेंड। तो 5 मिली सेकेंड कहां रहेगा, एक्चुअल में आपके पीसीबी के अंदर रहेगा। यानी कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी, 6 से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी, 6 से स्टार्ट होगी, क्योंकि भाई अगर ऐसे अगर हम दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर से हम 10 से वो एग्जीक्यूट करना है, हमें 1 से वो एग्जीक्यूट करना है। हम 5 तो कर चुके हैं, बचे ही तो 5 है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 6 से। तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन किस में होगी, पीसीबी ब्लॉक के अंदर होगी। पीसीबी क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। आई होप आपको समझ में आ गया। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसे कहते हैं जब हम किसी एक प्रोसेस से किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ एक्चुअल में मूव करते हैं। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। हम देखेंगे भैया किस टास्क का आपके पास टास्क दे रखी है, P1 P2, चलिए फिर T लिख लेते हैं, फिर आप कहेंगे कि T1 T2 एंड T3, 3 टास्क है, 10 मिली सेकेंड्स, 5 मिली सेकेंड्स एंड 2 मिली सेकेंड्स। आपके पास कितनी टास्क है, 3 टास्क है। पहली टास्क का टाइम कितना है, आप कहेंगे 5 मिली सेकेंड्स, सॉरी 10 मिली सेकेंड्स, दूसरी वाली का 5 मिली सेकेंड एंड तीसरी वाली का कितना है, 2 मिली सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन 3 टास्क में से सबसे पहले ऐसी कौन सी टास्क है जो अपनी टास्क कर सकती है, सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले एग्जीक्यूट करें किसको, हम T3 को। किसको करेंगे, T3 को। मैं आपसे पूछूं T3 को ही क्यों करेंगे, क्योंकि सर हमारे एल्गोरिथम किस टाइप की, यानी किस टाइप की शेड्यूलिंग है, किस टाइप की शेड्यूलिंग है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि जिसका टाइम सबसे कम, जिस टास्क का टाइम सबसे कम, पहले उसे रिसोर्स एलोकेट करो। किसे करेंगे हम, T3 करेंगे। एंड इसके बाद सबसे मिनिमम कौन, तो 10 मिनिमम या फिर 5, आप कहेंगे 5, तो हम क्या करेंगे इसके बाद 5 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब 5 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम कौन, आप कहेंगे सर अब तो T1 ही बचा, भाई अब तो T1 ही बचा, 2 भी एग्जीक्यूट हो गया, 5 भी एग्जीक्यूट हो गया, अब तो यही बचा, तो क्या करेंगे, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें सबसे कम टाइम वाले टास्क को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, एंड उसके बाद फिर से कम, उसके बाद फिर से कम, इस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात करें, एवरेज वेटिंग टाइम क्या रहता है इसका, कम रहता है। आई होप आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें कि यदि किसी टास्क का क्या है, लॉन्ग टाइम में ज्यादा समय है, तो छोटे छोटे को पहले प्रायोरिटी मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, लॉन्ग वाला क्या होगा, आपको वहां पर वेट करता रहेगा। लेकिन राउंड रोबिन में ऐसा नहीं था। राउंड रोबिन में चाहे प्रोसेस छोटा हो और चाहे प्रोसेस बड़ा हो, सभी क्या है एक्चुअल में हम उसको एक टाइम स्लाइस एलोकेट कर देते हैं, जिससे आपके बड़े एंड छोटे दोनों प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका बड़ा प्रोसेस है उसे तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक छोटे वाले क्या नहीं हो जाते, एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। ये क्या इसका एक ड्रॉबैक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट, मिन मिन एंड मैक्स मिन, यानी कि मिनिमम मिनिमम सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम वाले टास्क को सबसे पहले असाइन करो, एंड मैक्स मिन सबसे अधिक टाइम वाले टास्क को पहले एग्जीक्यूट करो, एंड उसके बाद जो उसका मिनिमम है उसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे मिनिमम मिनिमम सबसे पहले सबसे छोटा, जैसे आपके पास टाइम दे दिया, समझिए P1 P2 P3 10 3 2, सबसे मिनिमम आप कहेंगे 2 को एग्जीक्यूट करो। इसके बाद मिनिमम आप कहेंगे 3, इसको एग्जीक्यूट, इसके बाद मिनिमम इसको एग्जीक्यूट करो।
समझ में आया, मिनिमम मिनिमम। एंड इसके बाद यदि P1 P2 P3 10 5 4 मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम आप कहेंगे 10, इसे एग्जीक्यूट करो। इसके बाद मैक्सिमम इसे एग्जीक्यूट करो, इसके बाद मैक्सिमम इसे एग्जीक्यूट करो। समझ में आया। चलिए यहां पर हमारी इंडिपेंडेंट टास्क के बारे में हमें किस टाइप की शेड्यूलिंग का हम यूज करेंगे, आई होप आपको सारी चीजें वहां तक समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले एक्चुअल में डिपेंडेंट टास्क के बारे में। तो डिपेंडेंट तो मैंने आपको बताया था, डिपेंडेंट जो क्या करेगी, जहां पर एक टास्क क्या करेगी किसी दूसरे टास्क के ऊपर क्या करती है, एक्चुअल में डिपेंड करती है, तो उस टाइप को टास्क को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट टास्क। इसके कौन से टाइप से उनको समझिए। सबसे पहले हम वर्क फ्लो बेस्ड, क्या है, वर्क फ्लो बेस्ड के आधार पर कर सकते हैं, यहाँ पर हम टास्क को डिवाइड कर सकते हैं। एंड प्रायोरिटी बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड की यहाँ पर प्रायोरिटी सेट कर देंगे, भाई जिस भी टास्क की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी भैया सबसे पहले उसे एग्जीक्यूट करो। नेक्स्ट डैग बेस्ड, डैग क्या होगा आपका, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। यहाँ पर क्या होगा, एक हम नोट्स एंड एजेस का यूज करेंगे, जहां पर वो डायरेक्शन दी होगी उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम अपने टास्क को करेंगे एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद HEFT यानी कि हेट्रोजेनियस अर्लीस्ट फिनिश टाइम एल्गोरिथम्स। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्क फ्लो बेस्ड। वर्क फ्लो बेस्ड में क्या बताया था मैंने आपको, वर्क फ्लो फेज में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम रहती है हम उस प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं, कुछ सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एंड सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या सेपरेटली क्या करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। एक्चुअल में ये किस कंसेप्ट का यूज करता है, ये आपका डैग का कंसेप्ट का यूज करता है। डैग क्या आपका डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। क्या होगा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के बारे में आप समझिए। पहले तो आप साइक्लिक ग्राफ के बारे में समझिए। पहले साइक्लिक ग्राफ कैसे कहेंगे, मान लीजिए आपके पास ए, इसके बाद बी और इसके बाद क्या है सी। अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से बना दूं, अब यहां पर देखिए ये क्या है आपका डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ। देखिए डायरेक्टेड क्यों है, डायरेक्टेड क्यों है, क्योंकि यहां पर आपको बताया जा रहा है कि भाई आपको एक वर्टेक्स से किसी दूसरी वर्टेक्स पर जाने के लिए आपको यहां पर डायरेक्शन दी हुई है। जैसे आप ए से बी जा सकते हैं, लेकिन आप ए से सी नहीं जा सकते, यानी कि डायरेक्शन आप ए से बी जाना तो आप इसी रूट से जा सकते हैं। एंड बी से आप कहां जा सकते हैं, बी से आप केवल सी पर जा सकते हैं, आप यहां पर ए पर नहीं जा सकते। लेकिन सर ये साइक्लिक कैसे है, सर ये हमारा साइक्लिक कैसे है। अब साइक्लिक क्या समझ लीजिए, यदि आप जहां से स्टार्ट किए, यदि आप जहां से स्टार्ट करते हैं और आप वहीं पर पहुंच जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साइकिल यहां पर बन रही है। अब देखिए आप पहले यहां से यहां जाइए, बी से सी जाइए और सी से कहां गए आपसे आप ए पर आ गए। तो ये क्या बना रहा है, एक ही आपको बना रहा है, एक साइकिल बना रहा है। देखिए किस तरीके चले, आप पहले यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, तो क्या बन रहा है, एक ही आपका साइकिल बन रही है। डायरेक्टेड तो है लेकिन कैसा है, ये आपका साइक्लिक ग्राफ है। लेकिन जब आपको वर्क फ्लो फेज्ड है, ये किसके साथ है, डायरेक्टेड लेकिन असाइक्लिक। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। अब सर ये किस तरीके से होगा समझिए, फिर से सेम वर्टेक्स लेते हैं, फिर से सेम वर्टेक्स लेते हैं। ये क्या है ए, ये क्या है बी और ये क्या एक्चुअल में सी। ठीक है, तो यहां पर कुछ डायरेक्शन देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जब डायरेक्शन देखेंगे ना वहां पर हम साइकिल नहीं बनने देंगे। क्या नहीं बनने देंगे, साइकिल नहीं बनने देंगे। जैसे ए से आप कहां जा सकते हैं, मैंने बता दिया भाई, आप ए से कहां जा सकते हैं, बी पर जा सकते हैं। एंड बी से कहां जा सकते हैं, आप सी पर जा सकते हैं। लेकिन आप ए से कहां जा सकते हैं, वापसी सी पर जा सकते हैं। अब देखिए क्या कोई साइकिल बन रही है, यानी कि ए से आप तो बी जा सकते हैं या फिर सी जा सकते हैं। यानी या तो आप यहां जाएंगे या फिर आप कहां जाएंगे, जहां जाएंगे। एंड इससे कहां जाएंगे, आप जहां पर जाएंगे। अब क्या आपने जहां से स्टार्ट किया था आप वापस वहां पर आ सकते हैं। देखिए आप कहेंगे हाँ कैसे, देखिए देखिए बिल्कुल भी जा सकते हैं। आप पहले ए से बी आएंगे, आगे बी से कहां आएंगे, सी आगे आगे। अब जरा सी से ए जाके दिखाना, नहीं जा सकते ना। तो ये कैसा है आपका डायरेक्टली, लेकिन कैसा है एसाइक्लिक ग्राफ। यानी कि आप जिस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं आप उस नोड पर क्या आप विजिट नहीं कर सकते। जैसे आप यहां से देखिए, आपने बी से स्टार्ट किया, आप बी से कहां जा सकते हैं, आप कहेंगे सर बी से तो मैं कहां जा सकता हूं, सी पर जा सकता हूं। आप सी पर आगे, क्या सी से आप ए जा सकते हैं, नहीं। क्या आप ए से बी, जब आप सी से ए ही नहीं जा सकते तो ए से बी कहां जाएंगे, तो सी से क्या है केवल एक, यानी कि आपको यहां पर क्या बना है, एक ही डायरेक्शन मिल रही है। यहां पर क्या है, एक ही डायरेक्शन मिल रही है। तो जो आपकी वर्क फ्लो बेस्ड एक्चुअल में किसका यूज करती है, डैग का यूज करती है। इसमें जितने भी आपके टास्क होंगे उनको एग्जीक्यूट एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंड है। जैसे भाई ए वाली बी वाली टास्क क्या होगी आपकी,
तभी एग्जीक्यूट होगी जब ए वाली क्या करेगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि ये किसके ऊपर, बी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ए के ऊपर। इस तरीके से सी की बात करें, सी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ए के ऊपर, यानी कि ए का आउटपुट आएगा तभी यहाँ पर सी का आउटपुट आएगा। एंड इस तरीके बी की बात करें, यहाँ पर सी देखें तो भैया सी क्या होगा, तभी एग्जीक्यूट होगा या तो बी का आउटपुट मिले या फिर ए का आउटपुट मिले, बी और सी दोनों का आउटपुट मिलेगा तो तभी क्या होगा, सी क्या होगा आपका, एग्जीक्यूट होगा। तो आप कह सकते हैं सी क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ए एंड बी के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्क फ्लो बेस्ड शेड्यूलिंग में हम किसका यूज करते हैं, डेक का एक्चुअल में हम यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा, आपकी एक टास्क किसी दूसरी टास्क के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है वहां पर उसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। लेकिन कैसा होगा, असाइक्लिक होगा। कैसा होगा, असाइक्लिक होगा, साइकिल नहीं होगा, साइकिल नहीं जनरेट करनी है, असाइक्लिक होगा। ये क्या आपका साइक्लिक और ये क्या आपका असाइक्लिक। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। क्या कर देंगे एक्चुअल में हम यहाँ पर हम प्रायोरिटी सेट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जितनी आपकी टास्क है ना, सभी की सभी टास्क क्या होंगी, एक प्रायोरिटी के बेस पर क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। जैसे कि मेरे पास टास्क T1 है, टास्क T2 है एंड टास्क क्या है मेरे पास यहाँ पर 3 है। एंड इसका एग्जीक्यूशन टाइम समझ लीजिए 10 मिली सेकेंड से, इसका भी कितना है 20 मिली सेकेंड से। अब यहाँ पर सर्विस की बात होगी, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल टाइम का देता हूँ जिससे आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, रिसोर्सेज की, किसकी, रिसोर्सेज की हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फिर देते हैं कितना 5 मिली सेकेंड्स। अब क्या है, प्रायोरिटी बेस, आपने प्रायोरिटी सेट कर दी कि भाई जब तक T1 मेरी एग्जीक्यूट ना हो जाए, इससे पहले T2 और T3 क्या एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। आपने क्या कर दिया, प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटी P1, इसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई, एंड इसके बाद इसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई, एंड इसके बाद क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी। अब यहां पर कैसे डिपेंडेंट है कि भाई T1 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो T1 एग्जीक्यूशन होने के साथ साथ ना तो T2 और ना ही T3 तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकते जब तक आपका T1 एग्जीक्यूट ना हो। जैसे ही T1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे ही आपका टास्क T1 कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद आप T2 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आप T2 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसके बाद किसे करेंगे, आप T3 को करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, T3 की है। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रायोरिटी सेट कर दी। अब प्रायोरिटी का मतलब क्या है, डिपेंडेंसी आपने सेट कर दी कि भैया सबसे पहले T1 को एग्जीक्यूट करना। अब जब T1 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आप यहां से डायरेक्टली T2 को एग्जीक्यूट मत करना, किसे करना है, आपको T3 को एग्जीक्यूट करना है। जब आपका T3 पे एग्जीक्यूट हो जाए तब तो आप T2 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप इससे पहले T2 को क्या है वहां पर आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं फिर इस तरीके से, पहले आपका T1 एग्जीक्यूट होगा एंड इसके बाद क्या होगा, आपका T3 एग्जीक्यूट होगा एंड T3 के बाद क्या होगा, आपका T2 एग्जीक्यूट होगा। ये कैसे होगा, आपके डिपेंडेंट होगा, यानी कि पहले T1 एग्जीक्यूट हो, उसके बाद T2 एग्जीक्यूट हो एंड T3, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी, इसकी P1 प्रायोरिटी है सबसे हाईएस्ट, फिर इसकी और देन क्या है, इसकी प्रायोरिटी। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको प्रायोरिटी के बेस पर हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। समझ में आया किस तरीके से डिपेंडेंट है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट आपका DAG, यानी कि डेस्क बेस्ड शेड्यूलिंग। इसे तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई इसमें टास्क को, नोड्स, डिपेंडेंसी को एजिस के रूप में क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैंने आपको जैसे बताया था, टास्क को उनकी डिपेंडेंसी के अनुसार क्या है एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे हम इस बार 4 ले लेते हैं, चलिए हम यहाँ पर 4 टास्क लेते हैं। ये T1 टास्क है, ये T2 टास्क है, ये T3 टास्क है और ये आपका T4 टास्क है। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी दे देते हैं। अब देखिए, अब आपसे मैं यदि पूछूं क्या ये भाई डायरेक्टेड ग्राफ है, आप कहेंगे सर हाँ, क्योंकि डायरेक्शन इसमें दे रखी है। अब क्या असाइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये कैसा है, असाइक्लिक है। कैसा कि भाई आप T1 से स्टार्ट कीजिए, क्या T1 से आप दोबारा आ सकते हैं, T1 से आप जाएंगे T2, T2 से जाएंगे T3, लेकिन T3 से वापसी कहाँ जा सकते हैं, T1 नहीं जा सकते। चलिए सर, हो सकता है किसी दूसरी नोड से चले, इस पर चेक कर लेते हैं। लीजिए, चलिए आप यहां से कहां जा सकते हैं, T4 पर जा सकते हैं। इसके बाद T3 पर, क्या आप यहाँ से T1 पे जा सकते हैं, नहीं। जब T1 पे जा सकते हैं तो क्या वापसी आप T2 पे आ सकते हैं, नहीं। अच्छा सर, किसी और नोड पे, चलिए भाई इस पे चेक कर लीजिए T3। अब T3 से ना तो आप T1 जा सकते हैं ना आप T3 जा सकते, यहाँ तो कोई रूट ही नहीं है। तो ये क्या है आपका, ये कैसा आपका असाइक्लिक है। अच्छा, अब ये क्या है भाई, ये तो क्या है वर्टेक्स, ये तो आपको पता होगा वर्टेक्स। ये क्या है एजिस, ये क्या एक्चुअल में एजिस, ये तो आपको पता होगा। अब इसमें क्या कहता है कि भाई यहां पर टास्क को उनकी डिपेंडेंसी के अनुसार एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि यदि आपको T2 को या फिर T3 को, यदि आप
T2 या फिर T3 को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप तभी कर सकते हैं भैया जब T1 क्या हो जाए, आपका एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि T1 का आउटपुट T3 यूज करके रन होगा एंड इसी तरीके से जो आपका T3 है ये क्या करेगा, इसका मतलब यूज करके क्या करेगा, उसका आउटपुट यूज करेगा। एंड यदि हम बात करते हैं T4 की, अब T4 भैया कब एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, T1 का जो आउटपुट आएगा वो T2 को मिलेगा, T2 भी अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा एंड इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम T4 को एग्जीक्यूट करेंगे एंड जब तक क्या रहेगा, T4 क्या रहेगा आपका वेट करता रहेगा। क्यों, पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद T2 एग्जीक्यूट होगा एंड T2 एग्जीक्यूट होने के बाद आपका T4 यहां पर एग्जीक्यूट होगा। T3 कब एग्जीक्यूट होगा, T3 को एग्जीक्यूट होने के लिए वो किस किस नोड के ऊपर या फिर किस किस वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड है, आप कहेंगे सर पहला T1 और T4। क्यों, T4 का आउटपुट और T1 का आउटपुट, जब T1 और T4 का आउटपुट मिल जाएगा तब क्या होगा, आपका T3 क्या होगा, आपका एक्चुअल में एग्जीक्यूट होगा। समझ में आई आपको चीजें, ये किस तरीके से आपका डैग बेस्ड शेड्यूलिंग, इसमें क्या होगी, आपकी जितनी भी नोट्स होंगी ये सभी नोट्स होंगे एक दूसरे से क्या होंगे, एजेस से कनेक्टेड होंगी, जहां पर एक डायरेक्शन दी गई होगी, इन डायरेक्शन के बेस पे क्या होंगे, आपकी टास्क होंगे एक्चुअल में एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि जितनी भी टास्क होंगे वो सभी टास्क होंगे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस अर्लीस्ट फिनिश्ड फर्स्ट, ये एक्चुअल में किसका यूज करता है, फिर से आपका ग्राफ बेस्ड शेड्यूलिंग है, ये क्या एक्चुअल में ग्राफ बेस्ड शेड्यूलिंग है, जो आपका टास्क डिपेंडेंसी और उनके एग्जीक्यूशन टाइम, दो चीज, एक तो इसमें टास्क डिपेंडेंसी और दूसरा हम क्या देखेंगे, एग्जीक्यूशन टाइम। पहले तो हम देखेंगे कि एक टास्क किसी दूसरे टास्क पर किस तरीके से डिपेंडेंट है एंड डिपेंडेंट होने के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, डिपेंडेंसी पता लगी एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन टाइम, उसके बेस में क्या करते हैं, यहाँ पर हम टास्क को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है, जैसे आपके IoT अभी आपने सब्जेक्ट पढ़ा था ना अभी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस टाइप की एप्लीकेशन में एक्चुअल में किसका यूज किया जाता है, हेट्रोजीनियस अर्लीस्ट फिनिश टाइम एल्गोरिथम का वहां पर यूज किया जाता है। या फिर सेंसर डेटा, क्योंकि सेंसर क्या है, एक आपका IoT डिवाइस है, तो सेंसर डेटा में एक्चुअली किसका यूज किया जाएगा, इसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई होप आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टास्क क्या होते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा एंड डिपेंडेंट टास्क के लिए हम किस टाइप के शेड्यूलिंग का यूज करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा एंड इसी तरीके से डिपेंडेंट के लिए हम किस टाइप के शेड्यूलिंग का यूज करेंगे। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बेसिकली डिफरेंस देखने वाले हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक शेड्यूलिंग के बारे में। इसके अंदर स्टैटिक एंड डायनेमिक शेड्यूलिंग के बीच में क्या देखेंगे, अब हम डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि हम बात करते हैं स्टैटिक की तो स्टैटिक में पहले से ही डिफाइन होता है, नहीं पहले से क्या रहता है एक्चुअल में आपके पास प्री डिफाइंड शेड्यूलिंग होती है, पहले से ही आप क्या कर देते हैं वहां पर प्री डिफाइन कर देते हैं, मींस कि किसी भी टास्क को, जितनी आपके पास डिफरेंट टास्क होंगी, कोई भी टास्क कितनी रिसोर्स को यूज करेगी, कितने समय तक यूज करेगी, वहां पर हम पहले से ही डिफाइन करते रखते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी कोई आपकी टास्क एग्जीक्यूट होगी, उस टास्क को एग्जीक्यूट होने से पहले आप डिफाइन कर देंगे कि भाई एक्चुअल में इस टास्क को इतनी तो रिसोर्सेज देनी है और इतने टाइम तक लेनी है, आप यहां पर इसे पहले से डिफाइन कर देंगे। लेकिन यदि हम डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक में क्या है, हम पहले से कुछ भी प्री डिफाइन नहीं करके रखते हैं। डायनेमिक में हम पहले से ही कुछ भी प्री डिफाइन नहीं करके रखते हैं। तो सर कब करते हैं, जब हमारी टास्क एग्जीक्यूट होगी तो उसकी प्रेजेंट कंडीशन के बेस पर, जब हमारी टास्क एग्जीक्यूट होगी उसकी प्रेजेंट कंडीशन के बेस पर हम चेक करेंगे कि इस टास्क को कंप्लीट होने के लिए किस रिसोर्स की जरूरत है और कितने टाइम के लिए जरूरत है, हम उसे वो रिसोर्स कर देंगे, वहां पर एलोकेट कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, यहां पर बात करेंगे इसकी स्टैटिक की। स्टैटिक में आपका जो लोड बैलेंसर है यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोड बैलेंसर क्या है वहां पर ठीक से मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से कुछ भी डिफाइन नहीं किया। अगर किसी भी टास्क को एग्जीक्यूशन के दौरान किसी रिसोर्स को ज्यादा टाइम तक यूज करना है तो यहाँ पर क्या है, यूज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो आपने एक बार टाइम आपने फिक्स कर दिया, उतने टाइम तक क्या है रिसोर्स वो क्या करेगी, वहां पर उस रिसोर्स का यूज कर सकती है। नेक्स्ट, रिसोर्स एलोकेशन की बात करें। रिसोर्स एलोकेशन की बात करें पहले से क्या है, प्री डिफाइन, हम पहले से क्या है इसमें तय करके रखते हैं और से क्या है एग्जीक्यूशन के दौरान क्या वहां पर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर इस रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो भैया क्या है, ये आपका डायनेमिक कैसा है, ये आपका डायनेमिक रूप से एडजस्ट करता है किसको, आपकी टास्क की रिसोर्सेज को। जिस टास्क को प्रेजेंट टाइम में कंडीशन चेक करेगा, अच्छा इस टास्क को इतनी रिसोर्स की जरूरत है, आप उसे एलोकेट कर देंगे। मींस आप पहले से डिफाइन करके नहीं रखेंगे कि भाई किस टास्क को एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी रिसोर्स और कौन सी रिसोर्स कब तक अवेलेबल करनी है, आप यहां पर पहले से प्री डिफाइन करके नहीं रखते हैं।
नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी स्टैटिक की बात करें तो इसके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, क्योंकि हम पहले से ही डिफाइन करके रखते हैं कि भाई कौन सा टास्क कितनी रिसोर्स को और कितने समय तक एक्चुअल में वहां पर यूज कर सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी काफी ज्यादा कम होती है, क्योंकि शेड्यूलिंग पहले से क्या है आपकी यहाँ पर फिक्स होती है। ये क्या रहता है आपका डायनेमिक। जब डायनेमिक रहता है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब कोई चीज डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब तो फ्लेक्सिबल, यानी कि आप उसे रन टाइम के अंदर क्या है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ये क्या है आपका आसान रहता है, यानी कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कम होती है, किसके अंदर, स्टैटिक के अंदर। यानी कि आप पहले से ही डिफाइन कर देंगे सब चीजों को, तो यहाँ पर क्या है कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। सर यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से इंक्रीज हो जाती है, मान लीजिए कोई एक प्रोसेस आया, एक प्रोसेस आया, उस प्रोसेस को एक्चुअल में एग्जीक्यूट होने के लिए, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपने उसको सीपीयू दे दिया। वो क्या करेगा, सीपीयू कह रहा सॉरी आपने रिसोर्स वहां पर दे दिया, सारे रिसोर्स को वो यूज करेगा। लेकिन जो उससे बाद वाले रिसोर्सेज थे उनको एग्जीक्यूट होने के लिए कम समय चाहिए था, लेकिन आपने जब इसको एलोकेट कर दी रिसोर्सेज, तो सारे रिसोर्स को ये यूज करेगा, क्योंकि एक्चुअल में आपने पहले से डिफाइन नहीं किया। अगर आप पहले से डिफाइन कर देते कि भाई जितने भी हमारे पास टास्क है ना, सब टास्क का इतना इतना टाइम है और इतने टाइम तक क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, चाहे वो इस टाइम के दौरान अपने जो भी टास्क है उसको कंप्लीट कर पाए या फिर ना कर पाए, आप पहले से वहां पर उसको फिक्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने फिक्स कोई किया, आपने तो कहा भैया आइए और अपने टास्क को एग्जीक्यूट कीजिए। अगर उस टास्क का क्या है भाई टाइम बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा वो, बाकी जितने भी वहां पर टास्क होंगे उन सभी क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इसीलिए क्या है ये आपका जटिल होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि भैया इसमें एग्जीक्यूशन कब होती है, आपके रन टाइम में, यानी कि क्या इस शेड्यूल में क्या इसका बदलाव कर सकती है। चलिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब सुटेबिलिटी मतलब क्या करते हैं कि भाई किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा सूट करता है, तो ये आपका स्मॉल, ये क्या है आपका छोटे, और जहां पर आपके पास पहले से प्रिडिक्टेबल क्लाउड सिस्टम हो, जहां पर आपका छोटे ऑर्गेनाइजेशन और क्या हो, पहले से आपने प्रिडिक्ट करा हो कि हाँ ये इतनी रिसोर्सेज हैं और इतनी रिसोर्सेज यदि हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे जितने भी यूजर हैं सभी के सभी यूजर क्या उसको ठीक से यूज कर सकते हैं। उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है आपका बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप की शेड्यूलिंग का यूज किया जाता है, जहां पर क्या है आपका डायनेमिकली एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट लोड बैलेंसिंग की बात करें तो इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन पहले से तय होता है कि जिसमें ओवरलोड होने की संभावना अधिक होती है। अब ओवरलोड कैसे होगा कि भाई आपने पहले से डिफाइन कर दिया कि भाई आपके पास जितनी भी टास्क है ना भैया इतने इतने समय के अंदर क्या होंगी, वो एग्जीक्यूट होंगी। अब मान लीजिए किसी टास्क का भैया टाइम क्या होगा, ज्यादा हो गया। अब जब ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। क्यों नहीं एग्जीक्यूट होने देगा, क्योंकि आपने पहले से प्री डिफाइन कर दिया भैया जितने भी यहाँ पर टास्क है सभी टास्क होंगे इतने इतने टाइम के लिए क्या है रिसोर्स को वहां पर आप यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका लोड बैलेंसर को क्या है वहां पर ठीक से मैनेज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जॉब को क्या कब असाइन किया था, उसके रन टाइम, यानी कि यदि किसी भी टास्क का क्या है एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा हो गया है, फिर ज्यादा टाइम के लिए रिसोर्स को यूज करना चाहता है तो वहां पर वो उसको यूज कर सकता है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, एक्चुअल में फिक्स रहती है। कैसी रहती है इसकी परफॉर्मेंस, फिक्स रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस क्या रहता है, यहाँ पर हम रिसोर्स क्या है ठीक तरीके से या कह सकते हैं ज्यादा उसका क्या है यूटिलाइज कर पाते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या है यहाँ पर उसका इंक्रीज हो जाता है। इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में आप किस किस का एग्जांपल आप दे सकते हैं, तो पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये किसका एग्जांपल है आपका स्टैटिक का। एंड इस तरीके से शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, स्टैटिक शेड्यूलिंग के सभी क्या है आपके पास एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपका डायनेमिक में आप देख सकते हैं राउंड रोबिंग, मिनिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम मिनिमम एंड एआई बेस्ड शेड्यूलिंग, ये सभी किसके एग्जांपल है आपके डायनेमिक शेड्यूलिंग के एग्जांपल है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें बिल्कुल अच्छी से समझ में आ गई होंगी और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्लाउड में आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट रहता है तो ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस खत्म हो गई हैं, तो यदि आपको कोई डाउट है उसको सोल्व नहीं किया जाएगा, नहीं, आपके इसके बाद भी यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप डाउट सेशन में जाके आप वहां पर चैट कर सकते हैं, तो आपके चैट का वहां पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। एंड इसके बाद जब भी अब क्लाउड की क्लास होगी, क्लाउड की क्लास के अंदर एक्चुअल में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसका डिस्कस करेंगे हम, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक्चुअल में क्लाउड के अंदर आपके 7 चैप्टर्स हैं, इन 7 चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, उसके बारे में वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो जितने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे उन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे कुछ दिन बाद, मतलब अभी कुछ टाइम
एक हफ्ता समझ लीजिए, एक हफ्ते के बाद क्या होगी आपकी फिर से क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, फिर से आपके 2 सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे इस बार, 2 सब्जेक्ट स्टार्ट चलेंगे आपके, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, डरिए मत, आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, एक तो आपका क्लाउड कंप्लीट हो गया, एक आपका IIMED कंप्लीट हो गया, तो आपके 2 ही सब्जेक्ट बचे हैं। और अभी आपके पास मंथ कितने बचे हैं? 2 मंथ बचे हैं भाई, मार्च बचा है, अप्रैल बचा है। यदि आप एक मंथ में एक सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे तब भी सब्जेक्ट आराम से पूरा हो जाएगा, लेकिन हम तो उससे पहले ही कर लेंगे। लेकिन एक हफ्ते यहाँ पर कुछ टाइम के होंगे, आपकी क्लासेस थोड़ी सी यहाँ पर गैप में रहेंगी, तो उससे आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं है कि पूरा ही गैप रहेगा, उसके बीच में आपको क्लास नहीं मिलेगी, नहीं, उसके बीच में क्या है आपकी क्लासेस वहां पर आती रहेंगी, लेकिन हाँ इस तरीके से नहीं आएंगी आपकी सारी क्लासेस एक बार ही वहां पर आती रहेंगी, नहीं। लेकिन हाँ 7 तारीख के बाद आपके 2 सब्जेक्ट कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं? एक आपका एंड्रॉइड कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगा, उसके रोज आपकी क्लास होया करेगी, एंड इसी तरीके से एक आपका मशीन लर्निंग वाला, 2 सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरे साथ क्लाउड पढ़ने में मजा आया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।